नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार प्रजापति श्री विजय ITI बीकापुर कुल्लनपुर गाजीपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज लेथ मशीन के बारे में, लेथ मशीन के पार्ट्स के नाम और उसके बारे में बताऊंगा, जो कि फीटर ट्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फीटर ट्रेड के सेकेंड सेमेस्टर में लेथ मशीन के बारे में हमें पढ़ना है, तो आज मैं उसका लेक्चर ले रहा हूँ, जिसमें लेथ मशीन के सभी पार्ट्स के नाम का जिक्र करेंगे। तो ये है लेथ मशीन, और इस लेथ मशीन में देखिए, सबसे पहले ये जो होता है इसको बोलते हैं हेड स्टॉक। इसे हम बोलते हैं हेड स्टॉक, और इसका जो मटेरियल होता है वो कास्ट आयरन का होता है। मतलब कि जो हेड स्टॉक होता है वह कास्ट आयरन का बना होता है। क्यों कास्ट आयरन का बना होता है? क्योंकि यह अधिक से अधिक जो स्पिंडल की घूमने की गति है उसको सहन कर सके, इसलिए कास्ट आयरन का बना होता है। और इस हेड स्टॉक में एक स्पिंडल लगा होता है, जो ये दिख रहा है पतला सा, और इस स्पिंडल के ऊपर ये चक बंधा होता है। तो स्पिंडल के ऊपर ये जो चक बंधा होता है, ये चक भी कई प्रकार के होते हैं। मेनली हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। कौन कौन से? तो 3 जा चक और 4 जा चक, 3 जबड़े वाला चक और 4 जबड़े वाला चक। तो इसका यूज कब कब करते हैं? तो 3 जा चक जो है उसका यूज छोटे कार्यों के लिए, मतलब कि जॉब छोटा हो उसके लिए 3 जा चक का यूज किया जाता है, और जॉब ज़्यादा लंबा हो तो उसके लिए 4 जा चक का यूज करते हैं। और 3 जा चक और 4 जा चक में अंतर है। वो क्या अंतर है कि 3 जा चक में जबड़ों की संख्या तो 3 होती है, और 4 जा चक में जबड़ों की संख्या 4 होती है। तथा 3 जा चक जो होता है वो सेल्फ सेंटरिंग होता है। मतलब कि जो 3 जबड़ा वाला चक है उसमें जो हम जाब को बांधेंगे तो उसको सेंटर में करने की ज़रूरत नहीं होती है, वह अपने आप सेंटर में हो जाता है 3 जबड़े वाले चक में। और 4 जबड़े वाले चक में क्या होता है कि चारों जबड़ों को बारी बारी से टाइट करना पड़ता है। तो उसमें जो हम जाब को बांधते हैं तो वो जो जाब होता है वो ठीक से बीच में सेंटर में नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो चारों जबड़ा एक साथ नहीं चलते हैं, और 3 जबड़े वाले चक में जो तीनों जबड़ा होता है वो एक साथ चलते हैं। एक जगह से टाइट करते हैं तो तीनों एक साथ चलते हैं। तो इसलिए 3 जबड़े वाले चक को सेल्फ सेंटरिंग चक बोला जाता है। और 4 जबड़े वाले चक में क्या होता है? 4 जबड़े वाले चक में हमें अलग से एक सरफेस गेज लगा के और इसका सेंटर मिलाना पड़ता है। वो जो सरफेस गेज होता है वो भी कास्ट आयरन का बना होता है, और उसमें एक पतला सा स्क्राइबर लगा होता है। उस स्क्राइबर को हम बिल्कुल यहाँ जाब के बिल्कुल किनारे लगाते हैं, और यहाँ से हम सेंटर मिलाते हैं। तो अगर चारों तरफ से सेंटर ठीक है तब हम उस सरफेस गेज को हटा लेते हैं और उसके बाद अपना कार्य करते हैं। अभी हमने बताया कि 3 जबड़े वाले चक और 4 जबड़े वाले चक। तो 3 जबड़ा वाला जो चक है वो भी स्पिंडल के ऊपर बंधा होता है, और जो 4 जबड़े वाला चक है वो भी स्पिंडल के ऊपर बंधा होता है। लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। जब 4 जबड़ा वाला चक जिस स्पिंडल पे बंधा होता है तो वह जो स्पिंडल होता है उसमें एक्सटर्नल थ्रेड कटे होते हैं, मतलब कि बाहरी चूड़ी कटे होते हैं। और वो जो चूड़ी होता है 4 जा चक में जो थ्रेड होता है वो स्क्वायर थ्रेड कटा होता है, और 3 जा चक में जो थ्रेड कटा होता है, स्पिंडल के ऊपर जो 3 जा चक में थ्रेड कटा होता है
वो स्पाइरल थ्रेड होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो स्पिंडल है, स्पिंडल के ऊपर तो चक बंधा है। अब ये चक घूमता है तो यहीं से इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे 2 लीवर लगे होते हैं, उस लीवर से हम इस स्पिंडल की गति को चाहेंगे तो कम भी कर सकते हैं, चाहेंगे तो अधिक भी कर सकते हैं। और ये जो चक होता है, चक कास्ट आयरन का बना होता है और चक के अंदर जो जबड़े होते हैं, 3 जबड़ा 4 जबड़ा जो मैंने बताया, वो जबड़े स्टील मटेरियल के बने होते हैं। अब देखिए हेड स्टॉक के बारे में मैंने बता दिया। आगे देखते हैं टेल स्टॉक। टेल स्टॉक लेथ मशीन के दाहिने साइड में लगा होता है और इसमें यहाँ से हैंडल होता है और इस हैंडल को हम जैसे ही घुमाते हैं तो यहाँ पे एक सेंटर लगा होता है। ये सेंटर आगे और पीछे की तरफ मोशन करता है। यहाँ से जैसे ही हम इस हैंडल को घुमाते हैं तो ये सेंटर आगे पीछे की तरफ गति करता है और सेंटर के ऊपर जो ये होता है इसे बोला जाता है स्लीव। स्लीव के अंदर सेंटर लगा होता है और ये जो सेंटर होता है, ये सेंटर कुछ ऐसे टेपर टाइप में होता है, ऐसे टेपर टाइप में होता है और इस सेंटर का एंगल होता है। वो एंगल जो होता है या तो 60 डिग्री हो सकता है या 75 डिग्री या 90 डिग्री। लेकिन साधारणतः अगर पूछा जाएगा कि टेल स्टॉक का जो सेंटर है उसका एंगल कितना होता है तो 60 डिग्री ही हम बताएंगे, क्योंकि भारी कार्यों के लिए वो सब जो 90 डिग्री और मैंने 75 डिग्री का बताया वो भारी कार्यों के लिए यूज किया जाता है। तो मैनुअली अगर पूछा जाएगा कि टेल स्टॉक में जो सेंटर होता है उसका एंगल कितना होता है तो सबसे पहले 60 डिग्री पर ही ऑप्शन लगाएंगे। इसके बाद जो टेल स्टॉक का मटेरियल होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। इसके नीचे ये बेस होता है, जो ये दिख रहा है इसे हम बेस बोलते हैं, ये कास्ट आयरन का होता है। अच्छा, और जो मैंने ये बताया सेंटर के बारे में, तो ये सेंटर जो होता है हाई कार्बन स्टील का होता है। हाई कार्बन स्टील का सेंटर बना होता है और ये सेंटर आगे पीछे की तरफ मोशन करता है। यहाँ से हम इस हैंडल के द्वारा जब हिलाते हैं, इस हैंडल को जब हम घुमाते हैं तो ये सेंटर आगे पीछे की तरफ गति करता है। इसे डेड सेंटर भी बोला जाता है, जो सेंटर है। अगला पॉइंट हम चलते हैं कैरिज। कैरिज यहाँ से लेकर जो यहाँ तक पार्ट ये ऊपर तक दिख रहा है, इस पूरे को कैरिज बोला जाता है। कैरिज, और कैरिज के 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे बेड होता है, उस बेड के ऊपर यहाँ पे जो यहाँ का जो भाग होता है इसे बोलते हैं सैडल, इसे बोलते हैं सैडल। और सैडल के जस्ट ऊपर ही ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है और यहाँ से जब हम स्लाइड करते हैं तो वो लेथ मशीन के बिल्कुल लंबवत स्लाइड होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर लेथ मशीन के क्रॉस में स्लाइड होता है, इसलिए इस स्लाइड को क्रॉस स्लाइड बोला जाता है। और ये जो दिख रहा है ये होता है कंपाउंड स्लाइड। इसको हम यहाँ से हैंडल करते हैं, यहाँ से हम जैसे ही इसको मोशन करते हैं तो ये आगे पीछे की तरफ मोशन करता है, सिर्फ ये वाला हिस्सा मोशन करता है। उसके ऊपर क्या होता है? टूल पोस्ट। टूल पोस्ट में हम टूल को बांधते हैं और टूल बांधते हैं तो ये सिर्फ 3 स्क्रू द्वारा ही कसा जाता है, बाकी एक साइड में कसा जाता है, बाकी ये दूसरा साइड खाली रहता है। और जो इसके अंदर टूल बांधा जाता है वो हाई कार्बन स्टील का लगा होता है। इसके ऊपर ये जो दिख रहा है इसको लॉक करने के लिए जब हम टूल को बांधते हैं तो यहाँ से हम लॉक कर देते हैं। लॉक कर देते हैं तो वो टूल इधर उधर घूमता नहीं है, इसलिए ये जो हैंडल है इस हैंडल से लॉक कर दिया जाता है। आगे
ये देखिए, ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है, ये नीचे वाले हिस्से को हम लेग बोलते हैं, लेग। और ये जो लेग होता है ये कास्ट आयरन का बना होता है, क्योंकि इस पे अधिक से अधिक भार सहन कर सके, इसलिए ये कास्ट आयरन का बना होता है। तथा लेग के ऊपर जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो इसे ट्रे बोला जाएगा। और ट्रे का कार्य क्या होता है कि जब हम खराद मशीन पर, लेथ मशीन पर कार्य करते हैं तो कार्य करते समय, कार्य करने के बाद उसमें से चिप निकलते हैं, छोटे छोटे इसके कण निकलते हैं, कतरन निकलते हैं। जब हम जाप बनाते हैं तो छोटे छोटे जो कण निकलते हैं वो ट्रे पर आकर रुक जाते हैं। तो इस ट्रे का यूज हम उस छिलन को इकट्ठा करने के लिए, चिप को इकट्ठा करने के लिए करते हैं। इस ट्रे में जो चिप है वो इकट्ठा होता है। और ये जो ट्रे है ये भी कास्ट आयरन का बना होता है। आगे चलते हैं हम। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये सामने वाला जो हिस्सा, इसको बोलते हैं एप्रन। एप्रन बोला जाता है। ये जो सामने वाला हिस्सा है इसको एप्रन बोला जाता है। तथा अब देखिए, ये एक स्क्रू दिख रहा होगा। ये जो स्क्रू दिख रहा है इससे भी क्वेश्चन करता है कि लेथ मशीन के अंदर जो लंबा सा स्क्रू होता है उसे क्या बोलते हैं और उसका एंगल क्या होता है। तो लेथ मशीन के अंदर जो स्क्रू होता है वो होता है लीड स्क्रू, उसको बोला जाता है लीड स्क्रू। और लीड स्क्रू में थ्रेड कटे होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन करता है कि लीड स्क्रू के जो थ्रेड होते हैं वो कितने एंगल का कोण बनाते हैं। तो लीड स्क्रू का जो थ्रेड होता है वो 29 डिग्री, 29 डिग्री थ्रेड 29 डिग्री पर कटा होता है। और इसके बाद आगे हम देखते हैं, हाँ इसमें बेड दिख रहा है। ये जो है हिस्सा, इसे हम क्या बोलते हैं, बेड। बेड, और ये जो बेड होता है ये भी कास्ट आयरन का बना होता है। तथा बेड 3 प्रकार से होते हैं। बेड 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? एक तो फ्लैट बेड होता है, मतलब कि पूरा चपटा, नीचे से पूरा समतल होता है, उसे फ्लैट बेड बोला जाता है। और एक होता है वी वे बेड, मतलब कि उस बेड का जो आकार होता है वो भी साइज में होता है, तो उसे वी वे बेड बोला जाता है। और एक होता है कंबाइंड बेड। कंबाइंड बेड में क्या होता है कि फ्लैट बेड और वी वे बेड दोनों का मिक्सचर होता है, दोनों का कंबाइंड होता है, तो उसे कंबाइंड वे बेड बोला जाता है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे टूल पोस्ट, टूल पोस्ट दिख रहा है। इस टूल पोस्ट में हम टूल को बांधते हैं। अभी हमने बताया कि वो टूल जो है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो यहाँ से हम टूल को बांधते हैं। और फोरजा चक में, जो फोरजा चक होता है उसमें हम कभी कभी टूल के द्वारा भी जाब को सेंटर में कर लेते हैं। यहाँ पे जो टूल लगा होता है, अभी हमने बताया कि सरफेस गेज के द्वारा जाब को सेंटर किया जाता है। लेकिन अगर हमारे पास सरफेस गेज नहीं है तो हम इस टूल के द्वारा भी फोरजा चक के अंदर जो जाब लगा है उसे सेंटर कर सकते हैं। और इस चक के किनारे एक कैच प्लेट होता है। कैच प्लेट का यूज कब किया जाता है? तो कैच प्लेट का यूज डॉग लेथ या लेथ डॉग बोलते हैं, जिसको हम डॉग लेथ भी बोलते हैं। वो कुछ ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है, इसे डॉग लेथ बोला जाता है। और इसका यूज
हम कैच प्लेट में लगा के लंबे कार्य को करने के लिए, अर्थात लंबा अगर जाव है तो उसे पकड़ने के लिए ये कार्य किया जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो लेथ डॉग है वह एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है जो दो सेंटरों के बीच जाब को फिक्स करके रखता है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे एक सेंटर के बारे में बताया, तो एक दूसरा सेंटर भी होता है। वो सेंटर का नाम है रिवॉल्विंग सेंटर। रिवॉल्विंग सेंटर क्या होता है कि उसमें इस सेंटर से वो कुछ अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि उसमें बियरिंग लगे होते हैं और जब बहुत भारी जाब बना रहे हैं तो ये वाला सेंटर हमारा काम नहीं करेगा, हमें उस रिवॉल्विंग सेंटर का यूज करना पड़ेगा। और वो रिवॉल्विंग सेंटर के ऊपर ऐसे बियरिंग बना होता है जो बियरिंग के द्वारा वो घर्षण रहित होता है, मतलब कि घर्षण कम होता है। और जब भारी कार्यखंड होता है तो उस सेंटर का यूज किया जाता है, जो हमने अभी बताया रिवॉल्विंग सेंटर, उसका नाम है रिवॉल्विंग सेंटर। और उस रिवॉल्विंग सेंटर का जो मटेरियल होता है वो मटेरियल हाई स्पीड कार्बन स्टील का बना होता है। हाई स्पीड कार्बन स्टील का बना होता है वो जो रिवॉल्विंग सेंटर होता है। रिवॉल्विंग सेंटर हाई स्पीड स्टील का बना होता है। आगे हमने ये तो बता दिया बेस के बारे में। हाँ, अब यहाँ पे होता है लीवर तो हमने बताया कि दो लीवर तो स्पिंडल को कंट्रोल करने के लिए होता है, लेकिन एक लीवर होता है कि हम यहाँ से चक्र की जो गति है, जो स्पिंडल की गति है, उस स्पिंडल की गति को या तो लेफ्ट हैंड साइड कर सकते हैं या राइट हैंड साइड कर सकते हैं। तो इस लीवर के द्वारा हम क्या करते हैं कि अगर लेफ्ट में करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड घूमने लगेगा, अगर राइट में करेंगे तो ये जो हमारा चक है वो राइट हैंड साइड घूमने लगता है। और यहाँ पे जो ये लीड स्क्रू दिख रहा है, इस लीड स्क्रू का यूज कब किया जाता है? तो लीड स्क्रू का यूज जैसे हम यहाँ पे थ्रेडिंग करते हैं, जब हम जाब में थ्रेडिंग करते हैं तो थ्रेडिंग करते समय इस लीड स्क्रू का यूज किया जाता है और इसकी गति यहाँ से इसकी गति को कम या अधिक किया जाता है, यहाँ पे लगा होता है। अब इस लेथ मशीन का यूज हम बहुत जगह करते हैं, जैसे प्लेन टर्निंग, फेसिंग, टेपर टर्निंग, स्टेप टर्निंग, नर्लिंग, थ्रेडिंग, इन सब चीज़ों में हम इस लेथ मशीन का यूज करते हैं। इसीलिए इस लेथ मशीन को मशीनों का जननी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कई सारे कार्यों में यूज होता है। जैसे अभी हमने बताया 5-6 कार्य, उन सब कार्यों में यूज होता है, इसलिए इसे मशीनों का जननी भी कहा जाता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इस लेथ मशीन के किसी भी लेथ मशीन के अंदर एक मोटर लगा होता है, जो मोटर के द्वारा ये लेथ मशीन चलता है, लेथ मशीन कार्य करता है। तो वो जो मोटर होता है वो 3 फेज मोटर होता है, इसमें टू फेज मोटर कभी भी यूज नहीं होता है। लेथ मशीन में हमेशा 3 फेज मोटर ही यूज होता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये हम जो इस टूल से जाब को काटते हैं, मतलब कि टर्निंग करते हैं या फेसिंग करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमें कूलेंट की आवश्यकता होती है। कूलेंट मतलब कि इस जाब को ठंडा करने के लिए शीतलन की आवश्यकता होती है। तो हम एक यहाँ पे ऑयल, सोलुबल ऑयल लगा देते हैं। वो यहाँ से क्या होता है कि हमेशा जॉब पे गिरता रहता है, जिससे कि जाब ठंडा हो जाता है
और इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये कूलेंट ऑयल यूज करने से जो हमारा जॉब होता है उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, फिनिशिंग अच्छी आती है और इसके जो टूल होते हैं वो घिसते भी कम हैं। अर्थात टूल का जो टूल होगा उसका मटेरियल घिसेगा कम और मशीन पे कम जोर लगाना पड़ेगा, मशीन पे कम दाब लगाना पड़ेगा। इसलिए इस स्नेहा का यूज किया जाता है, कूलेंट का यूज किया जाता है जो शीतलन का काम करता है। So thanks.